हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी देखिए, हम स्टार्ट करेंगे संकल्प सीरीज। कौन सा सीरीज? संकल्प सीरीज। तो अगर हिम्मत हिम्मत से कोई संकल्प किया जाए तो वो मंजिल जरूर पाई जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे तैयारी पॉलिटेक्निक एग्जाम की। ठीक है, संकल्प सीरीज में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 8 पार्ट होना होना है। 8 पार्ट होंगे। ठीक है, 8 पार्ट संकल्प सीरीज में होंगे और हर पार्ट में 20 MCQ रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए संकल्प सीरीज में क्या क्या है आपको पढ़ना क्या है। मतलब देखिए 5 MCQ, 5 MCQ चारों सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं इसमें? इसमें अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, ECD और EE और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको 4 सब्जेक्ट में 5 5 MCQ, मतलब सब 20 MCQ हो गए। मतलब 20 MCQ हर पार्ट में मिलेंगे। 8 पार्ट होगा तो 160 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथ से स्टार्ट करेंगे। किससे? मैथ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैथ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5 क्वेश्चन मैथ का पहले कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे मैथ में पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए जो मैथ का पहला क्वेश्चन है ये दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/x³ और -7 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा। इसका इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा। देखिए x² इसको लिख लेते हैं और इस x³ को ऊपर भेजते हैं तो 2x⁻³ हो जाएगा और इसका हो जाएगा -7। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे dx लगा के तो इसका हो जाएगा x³/3। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, x³/3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? इसका अगर आप करेंगे तो इसका आएगा 2x⁻² आएगा। इसका आएगा -7x। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इतना आ गया। आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, कितना आएगा? इतना आपको आ गया। ठीक है, फिर इसका आप करेंगे तो 1 मिनट हम इरेज करेंगे। क्या करेंगे? इरेज। इरेज करने के बाद तब आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या बचा। देखिए x³/3 और 2x-2। देखिए ये माइनस ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x³/3। ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x⁻² और अपान में 2 और ये हो जाएगा -7x। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आएगा x³/3 -1/x-2। नीचे जाएगा तो 1/√2 और -7x। देखिए ये कहीं आपको आंसर मिल रहा है x³/3 -1/√2। ठीक है, तो शायद इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन डी आपको दिया है ना ये करेक्ट है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये बताइए, यहाँ से हम ले लेते हैं। अब बताइए कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रूट एक्स को एक्स के ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको x⁻1/√, लिख सकते हैं इसको। और इसको कितना 3³ रूट है ना, तो इसको प्लस, इसको लिख सकते हैं प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस प्लस एक्स की पावर का लिख सकते हैं, एक्स की पावर लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि क्यूब था तो 1/3 लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा आएगा x⁻3/2 और नीचे 3/2 आ गया। ठीक है, और इसी तरह इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इसका आएगा x⁻1/2 और अपान 1/2 नीचे है ना। और इसका कितना आ जाएगा x⁻4/3, x⁻4/3 अपान नीचे 4/3। तो आप देखिए ये कहीं आंसर मिल रहा है। और ये क्या है? डिवाइड में है 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। मतलब इसका आंसर आएगा फाइनली 2/3 x⁻3/2 माइनस 2x⁻1/2। ठीक है, 2x⁻1/2 और 3/4 x⁻4/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 5x का क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 5x का अगर फाइंड करेंगे आप तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 5x dx। तो आप ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर x क्या होता है? 10x। तो सेक स्क्वायर 5x का क्या हो जाएगा? tan 5x। ठीक है, और 5 का क्या हो जाएगा? 5 डिनोमीटर में आता है तो नीचे, तो tan 5x अपान 5 प्लस सी कहीं दिया है, tan 5x अपान 5 प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos रूट एक्स। तो cos रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं? देखिए cos रूट एक्स का जो होगा, cos रूट एक्स का डायरेक्ट कर लीजिए। cos रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसको याद रखिए, cos रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन रूट एक्स और नीचे क्या हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 2√x साइन रूट एक्स। ये डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट आप लिख लीजिए 2√x साइन रूट एक्स, 2√x साइन रूट एक्स, 2√x साइन रूट एक्स, बी आंसर।
पांचवा क्या है, पांचवा देख लीजिए, पांचवा सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या मानना होगा, इसमें आपको क्या करना है, साइन एक्स को आपको टी मान लेना है। साइन एक्स को टी मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा कॉस एक्स, इसका आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स को इधर भेज देंगे, कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स डी एक्स। डी टी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स डी एक्स, डी टी की वैल्यू। तो अब डी जहाँ पे cos x dx है वहां पे हम dt लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो जहां पे cos x dx है वहां पे dt लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माने हैं sin x को t स्क्वायर, और cos x dx को क्या लिख देंगे, cos x dx को dt लिखेंगे। तो t स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। t क्या है यहाँ पे, t है यहाँ पे आपका साइन, साइन माने हैं तो साइन क्यूब x अपान 3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये साइन क्यूब x प्लस सी अपान 3, साइन क्यूब x अपान 3 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का जो है उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इन ए कॉयल, इफ द करंट इन ए कॉयल हैज ए कांस्टेंट इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी। मतलब इंडक्टेंस कांस्टेंट रहे तो जो एनर्जी स्टोर होती है किसमें, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉयल रखा है, करंट कैरिंग कॉयल रखा है, तो जो उसमें कांस्टेंट इंडक्टेंस पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर होता है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बराबर होता है 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये देखिए 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एल आई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखिए, तो फराडे लॉ किस पे बेस्ड है, तो फराडे लॉ एनर्जी पे बेस्ड है, किस पे, फराडे लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, द फॉर टाइम वेरिंग द फील्ड और वेव्स विल बी, तो जब टाइम को वेरी कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है, ठीक है। टाइम वेरी करेगा तो EMW वेव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल आर डायमैग्नेटिक। तो इसमें से जो आप क्वार्ट्ज देख रहे हैं बस ये डायमैग्नेटिक है, ये क्या है आपका, ये आपका डायमैग्नेटिक है। बाकी ये जो तीनों नहीं दिख रहे हैं ये तीनों पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। बस क्वार्ट्ज क्या है डायमैग्नेटिक, बाकी तीनों क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड, तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो वोल्ट मीटर रहता है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज एंड पैरेलल। पहले एमीटर दिया इसलिए सीरीज, बाद में वोल्ट मीटर दिया इसलिए पैरेलल। चलिए इसका 5 क्वेश्चन खत्म था। ECD, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का पहला क्वेश्चन। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये टाइप्स ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक होता है करंट सोर्स, क्या होता है, एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एक होता है करंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज सोर्स, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, मतलब RMS वैल्यू ऑफ करंट बताइए, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो IRMS बराबर, इसका फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I नॉट बाई √2, I0/√2। और ये फार्मूला तभी लागू होता है जब, ये फार्मूला तभी लागू होता है जब कोई भी फंक्शन कॉस थीटा या साइन थीटा के रूप में दी गई हो, ठीक है, कॉस थीटा या साइन थीटा के रूप में दी गई हो। चलिए, राइट फार्मूला फॉर एवरेज करंट एंड एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल ऑफ AC करंट। तो हाफ साइकिल ऑफ AC करंट के लिए एवरेज करंट की वैल्यू क्या होती है, मतलब आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी हाफ साइकिल में, यहाँ पे हाफ, आई एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल में कितनी होगी, किसके लिए, करंट के लिए। तो ये हो जाएगी बराबर, ये होती है 2I0/पाई के, ये हो जाएगी एवरेज करंट की वैल्यू हाफ साइकिल में, ठीक है। अगर यही आपको फाइंड करना हो किसमें, यही आपको फाइंड करना हो वोल्टेज, तो भी एवरेज फाइंड करना हो हाफ में, भी एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल में फाइंड करना हो AC करंट के, तो ये आ जाएगा आपका 2V0/पाई, वहाँ पे 2I0/पाई या 2V0/पाई। चलिए दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, तो जो करंट का ग्राफ है वो ऐसे कुछ रहेगा, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा, और ये T/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है ही, और ये I0, ये तो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही करना चाहें किसका, वोल्टेज का, तो वोल्टेज का यहाँ भी और यहाँ T, तो जो वोल्टेज का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है रिलेशन बिटवीन IRMS एंड एवरेज करंट, तो IRMS और एवरेज करंट में क्या अंतर है, तो IRMS बराबर होता है, देखिए IRMS बराबर होता है, IRMS बराबर इज इक्वल होता है रूट में I एवरेज, ठीक है।
रूट में आई एवरेज बराबर होता है आई आर एम एस, ठीक है। और चलिए वहाँ पे जो आप देखे थे, अब आई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू मैं बताता हूँ, जो आई होता है इंस्टेंटेनियस करंट होता है, या फिर आई मान लीजिए, जो करंट की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए फाइंड एवरेज करंट इन द गिव। तो देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है जीरो से लेके टी से, जीरो से लेके टी तक और जीरो से लेके 2t तक फिगर में जो दिया है आपको फाइंड करना है करंट। क्या फाइंड करना है, करंट, एवरेज करंट। तो आप ध्यान दीजिए इतना, यहाँ पे देखिए फिगर है आपका। तो एक पहली बात, आप दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। आप देख रहे हैं ये यहाँ से चला है और यहाँ तक आया, मतलब जीरो से चला है 2t तक, और जितना ऊपर चला है उतना नीचे चला है। तो इसका मतलब जो जीरो से 2t के लिए होगा, जीरो से 2t के लिए करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये तो मान के चलिए, क्योंकि पूरा जितना ऊपर गया उतना नीचे कट गया ना। लेकिन हाँ, अब इतना आप एक चीज़ और देखिए, और जो जीरो से टी तक होगा ना, तो आप फिगर में अगर जीरो से टी तक देखेंगे, फिगर में जीरो से टी तक अगर देखेंगे तो हमको एरिया निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एरिया। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पे हम जीरो से टी लेंगे और ये हो गया आपका हाइट, ये बेस हो गया, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है, ये राइट एंगल बन रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट, यही होगा। अब बताइए यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस क्या है, बेस टी है, मतलब हाफ इंटू टी, टी बेस है, और यहाँ पे एच कितना है, आई नॉट, ठीक है। तो मतलब एरिया की वैल्यू आ जाएगी हाफ टी आई नॉट। एरिया की वैल्यू कितनी आई है, तो एरिया की वैल्यू आप लिख दीजिए, एरिया बराबर आ गया आपका हाफ आई नॉट टी, ये एरिया की वैल्यू आ गई ना। अब चलिए, अब ये एरिया की वैल्यू आ गई, और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एरिया की वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पे एरिया लिख दीजिए, एरिया इज इक्वल टू हाफ आई नॉट टी। सबसे पहले अब जब आपको एवरेज करंट निकालना होता है, तो एवरेज करंट के लिए आप क्या करेंगे, तो एवरेज करंट के लिए आप करेंगे एरिया अपान चेंज इन टाइम। क्या करेंगे, एरिया अपान चेंज इन टाइम। चलिए, तो एवरेज करंट, एवरेज करंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज करंट निकालने के लिए आप करेंगे एरिया अपान T2 माइनस T1। तो एरिया कितना है, एरिया ध्यान दीजिए है हाफ आई नॉट टी ना। अब T2 कितना है, टाइम कितना था, बाद का टाइम T था, और पहले का जीरो था, तो T माइनस जीरो मतलब T आएगा, तो यहाँ से T से T कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आई नॉट बाई टू, ठीक है। तो जीरो से टी तक लेके, जीरो से टी तक जो करंट रहेगा एवरेज, जो आई नॉट बाई टू रहेगा, और जीरो से 2t के लिए जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे कहीं दिया है, ऑप्शन में कहीं दिया है इसका। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू एंड जीरो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिजिक्स का शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में क्या है, तो इसके हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हाफ लाइफ निकालते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है ये निकालने का, तो आप देखे होंगे, तो n इज इक्वल टू होता था जब नंबर ऑफ आफ्टर हाफ लाइफ, जब नंबर ऑफ निकालना होता था ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर हाफ लाइफ ना, तो 2n, ये मैंने बताया है जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहा था, लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। ये बोल रहा है जो ये है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का जो एन नॉट है उसका 32 भाग हो जा रहा है, मतलब एन की वैल्यू इतनी हो जा रही है। तब बताइए कि इतना मास को मतलब ओरिजिनल इतना मास बचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि एन की जगह आप लिख देंगे एन नॉट बाई 32। क्या लिखेंगे, एन नॉट बाई 32, और यहाँ पे हो जाएगा एन नॉट बाई टू के पावर एन। तो यहाँ से एन से एन कट जाएगा, तो यहाँ से अगर इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, तो इसका इसका बेस सेम हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 5 आएगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 5। और देखिए जब आपको हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ, ठीक है, 60 के लिए, तो मास कितना है 60, ठीक है, तो एन कितना है 5, मतलब कितना आ जाएगा 12 डेज, कितना 12 डेज, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन 12 डेज, ठीक है। चलिए आगे, वैल्यू ऑफ आर इफ कलर कोडिंग इज रेड ब्राउन रेड येलो एंड ग्रीन। चलो आर की वैल्यू बतानी है जब कोडिंग इस तरह हो। कैसी कोडिंग हो रही है यहाँ पे रेड ब्राउन। सबसे पहले आप देखिए, मैं कलर कोडिंग आप कार्बन रजिस्टर्स पढ़ा चुका हूँ, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। तो आपको अगर दिक्कत है आप जाके चैनल पे खोज सकते हैं, इसी चैनल पे है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देखिए रेड का जो वैल्यू होता है 2 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, येलो का 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गोल्डन है, गोल्डन और सिल्वर, इसका क्या होता है, ये होता है टॉलरेंस, इसका परसेंटेज में लिखा था है ना। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब 5 बैंड हो, 1 2 3 4 5, 5 बैंड है ना, तो 5 बैंड के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए बी ई इंटू 10 के पावर सी प्लस माइनस डी का परसेंटेज। डी यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी ई,
इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ई मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। अब क्यों मान रहे हैं, इसको सी क्यों नहीं मान रहे हैं, ये आप जाके लेक्चर में देखेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज है, मैं बस क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ए क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, लिख दीजिए। बी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस लिखना है। ई की वैल्यू 2 है, तो 2 1 2 इंटू 10 के पावर। सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 5%, इसका लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड करेंगे, अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो बताइए कि अगर इसको यहाँ पे पॉइंट लगा दें 2.12, मतलब पीछे आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, 10⁶ कर देंगे। ठीक है, और 10⁶ को क्या बोलेंगे, मेगा ओम बोलते हैं ना, 10⁶ को मेगा बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.12 मेगा ओम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या पता है, इसका आंसर हो जाएगा 2.12 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 2.12 मेगा ओम एंड 5%। ठीक है, चलिए देखिए बता दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.12 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। When the पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस जंक्शन बाय प्रोसेस। पीएन जंक्शन जब क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन होल्स पीएन से एन और एन से पी कैसे जाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं ना, डिफ्यूजन के द्वारा जाते हैं। चलिए, तो डिप्लेशन लेयर इन जीनोर डायोड, तो जीनोर डायोड में डिप्लेशन लेयर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है। ठीक है, बहुत थिन होता है, ठीक है, बहुत थिन होता है, वेरी थिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यू इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2/R, ये हमको निकालना है। हमको दिया क्या है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू दी गई है 10 कूलम, ठीक है, और Q2 की वैल्यू दी गई है 2 कूलम। ठीक है, R की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यही रख के सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, आप देखिए U इज इक्वल हो जाएगा के क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, ये होता है के। और Q1 कितना होता है, Q1 होता है 10, होता नहीं दिया है, और Q2 कितना है 2, और R कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 5 दूनी 10 कट गया, और देखिए ये निगेटिव में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 10⁻11 हो जाएगा, ये तो फिक्स है, पता है 10 क्योंकि 9 यहाँ पे है, ये ऊपर जाएगा तो 9 दूनी सॉरी 9 दूनी 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 2 जा 18 2 जा 36, क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁻11 जूल। चलिए, तो ये यहाँ पे संकल्प सीरीज का जो पहला पार्ट था वो खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही 8 पार्ट आएंगे, पहला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है।